Welcome children. We are discussing the chapter photosynthesis in higher plants. This is the chapter 13 of class 11th biology and we have discussed up to part 3 in which we have discussed up to the light reaction of photosynthesis, and today we will be discussing part 4, and in this session we will be discussing the chemiosmotic hypothesis. So children, I have told you that photosynthesis consists of two sets of reaction, that is light reaction which is dependent upon light and dark reaction which is independent of light. So in our previous session we have discussed about the cyclic and non-cyclic photophosphorylation that takes place during the light reaction, and that light reaction is light dependent and that light energy is converted into chemical energy. So that chemical energy is nothing but your ATP. So ATP means adenosine triphosphate. The ATP is synthesized by phosphorylation of ADP. Adenosine triphosphate is phosphorylated. That means one more phosphate is added to that and that becomes ATP. So how this ATP is synthesized during the light reaction, that we will be discussing today, and the hypothesis that explains the synthesis of ATP in chloroplast is called chemiosmotic hypothesis. बच्चों, जैसे आपको पता है कि there is another cell organelle where ATP is synthesized in huge number, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. So mitochondria is the site for cellular respiration, जहां रेस्पिरेशन के वजह से एटीपी सिंथेसिस होता है. बट क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी सिंथेसिस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन चाहे वो रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, ये दोनों केसेस में क्या जरूरत है एटीपी सिंथेसिस होने के लिए? एक मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट. मैं आपको पहले बता दूं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट होता क्या है. प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन. सो हाइड्रोजन आयन दो मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन का दोनों तरफ बराबर होने से, बराबर मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ होगा तो एटीपी सिंथेसिस नहीं हो सकता. तो प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रोटॉन का जो नंबर होता है या कंसेंट्रेशन होता है वो डिफरेंट होना चाहिए. यानी अगर अंदर की तरफ ज्यादा है तो बाहर की तरफ कम होना चाहिए, या फिर बाहर की तरफ ज्यादा है तो अंदर की तरफ कम होना चाहिए. इसको कहा जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट. तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन होता है आपका क्रिस्टल. वो हम रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जानते हो. लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के टाइम जो एटीपी सिंथेसिस होता है उसके लिए मेम्ब्रेन होता है थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन. ठीक है. तो दोनों केसेस में आपका जो है मेम्ब्रेन इज नेसेसरी, और मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रोटॉन का जो कंसेंट्रेशन है वो भी नेसेसरी है. अभी हम देखेंगे कि व्हाट कॉजेस द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों होता है, प्रोटॉन का डिफरेंस क्यों होता है. सो चिल्ड्रन, very important, this question comes as your 5 marks question in your exam. So there are 3 reasons which is causing the proton gradient across the membrane. तो पहला रीजन है the splitting of water molecule
takes place on the inner side of the membrane of the thylakoid. The protons or the hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulates within the lumen of the thylakoid. इसका मतलब मैं आपको डायग्राम के साथ समझाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है ये एक थाइलाकोइड का पिक्चर है। ये जो मेम्ब्रेन है रेड कलर का मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और थाइलाकोइड का ये अंदर वाला हिस्सा है लुमेन ऑफ द थाइलाकोइड, ये बाहर की तरफ है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है आपको अच्छी तरह पता है, स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट where the dark reaction takes place and thylakoid is that part where the light reaction takes place। और लाइट रिएक्शन में मैंने आपको बताया है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का इनर साइड, और ये है लुमेन। यहाँ इनर साइड में मेम्ब्रेन का इनर साइड या लुमेन में वाटर किस तरह ब्रेकडाउन हो रहा है, ये वाटर ब्रेकडाउन होकर आपका क्या रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है हम प्रीवियस सेशन में आपको बता चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन वाटर से रिलीज होता है वो फोटोसिस्टम 2 को चला जाता है, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को रिलीज हो जाता है, और जो हाइड्रोजन आयन होता है दैट मीन्स द प्रोटॉन, ये लुमेन में रह जाता है। तो ये एक रीजन है कि लुमेन में हाइड्रोजन आयन का नंबर बढ़ता है। अभी दूसरा रीजन हम देखेंगे। An electron moves through the photosystem. Protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of electron, which is located towards the outer side of the membrane, transfers its electron not to an electron carrier but to an hydrogen carrier। तो बच्चों यहाँ फिर मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। मैंने आपको जस्ट यू रिकलेक्ट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जहां पर फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर कहा जाता है आपका थियोफाइसिन, दैट इज ए आयरन सल्फर कंटेनिंग या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जाता है इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ भी देख सकते हो कि फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर आपका प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, लेकिन ये प्राइमरी एक्सेप्टर कहाँ लोकेटेड है, आउटर मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन तो ले जाता है, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम सिस्टम को, साइटोक्रोम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ एंड प्लास्टोक्विनोन। तो ये प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ, ये इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं कर सकते, दे कैन कैरी हाइड्रोजन। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना है फोटोसिस्टम 1 तक, ना कि हाइड्रोजन को, लेकिन दे कैन कैरी हाइड्रोजन, लेकिन वो हाइड्रोजन कैरी करेंगे। तो क्या होता है, आपका जो प्राइमरी एक्सेप्टर थियोफाइसिन है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से लेता है, लेकर प्लास्टोक्विनोन को देता है। अभी प्लास्टोक्विनोन तो इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं कर पाएगा, उसको हाइड्रोजन कैरी करना है। तब क्या होता है, ये प्रोटॉन ले लेता है स्ट्रोमा से, स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले लिया, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर आपका हो गया हाइड्रोजन। नाउ प्लास्टोक्विनोन कैन कैरी द हाइड्रोजन। अभी प्लास्टोक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन देगा किसको, साइटोक्रोम बी एंड एफ को, तब ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये आपका हाइड्रोजन दे रहा है। तो ये साइटोक्रोम बी एंड एफ जब ट्रांसफर करेंगे फोटोसिस्टम 1 को, फोटोसिस्टम 1 कैन टेक ओनली इलेक्ट्रॉन नॉट हाइड्रोजन। आपका हाइड्रोजन कौन कैरी कर रहा है, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी एंड एफ। तो इसीलिए वो जब इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करेंगे, दे विल एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ले लेंगे और हाइड्रोजन का कैरी करेंगे। लेकिन इनसे, ये साइटोक्रोम बी एंड एफ से फोटोसिस्टम 1 क्या लेगा, ओनली इलेक्ट्रॉन।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो what will happen to the proton? The protons are released to the lumen. ये प्रोटॉन आप देख सकते हो, एरो मार्क यहाँ पर है कि किस तरह ये जो साइटोक्रोम सिस्टम आपका प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कहां से? स्ट्रोमा से, और छोड़ रहा है लुमेन में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? फोटोसिस्टम 1 में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हाइड्रोजन कैरी करता है। यहाँ पर लेबलिंग मैंने दिया है, प्रोटॉन पंप और हाइड्रोजन कैरियर। तो हाइड्रोजन कैरी करने के लिए इनके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन आया फोटोसिस्टम 2 से, लेकिन वो प्रोटॉन ले आते हैं स्ट्रोमा से। तो जिसकी वजह से स्ट्रोमा में धीरे धीरे प्रोटॉन की कमी हो जाती है और प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है लुमेन में। अभी देखेंगे तीसरा रीजन। तीसरा रीजन है द NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane along with electron that comes from the acceptor of electrons of photosystem 1. Protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH plus H plus. These protons are also removed from the stroma. अभी देखो, हम फिर से देखते हैं, उसी डायग्राम में चलते हैं। आप देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गया फोटोसिस्टम 1 में, जो लॉस हुआ था इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कहां गया? NADP के पास। मैं आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में लास्ट सेशन में बताई हूं। तो फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर NADP को गया, और फोटोसिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको पूरा किया किसने? साइटोक्रोम ने। ठीक है, अभी ये जो NADP अभी रिड्यूस होगा, क्या होगा रिड्यूस होकर? NADPH प्लस H प्लस। ठीक है, तो इसके रिडक्शन के लिए इसको क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन फोटोसिस्टम 1 इसको क्या दे रहा है? ओनली इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो रिडक्शन करेगा NADP रिडक्टेज एंजाइम, वो कहां लोकेट है? दैट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का स्ट्रोमा की तरफ, मतलब आउटर सरफेस पे वो एंजाइम लोकेटेड है। तो वो एंजाइम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 से लेगा और प्रोटॉन ले लेगा आपका कहां से? स्ट्रोमा से। प्रोटॉन लेकर अभी हाइड्रोजन बनाएगा एंड नाउ इट बिकम्स NADPH। ये रिडक्शन हो गया। तो अभी यहां फिर से आपका प्रोटॉन कहां से आया? स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले गया रिडक्शन के लिए। तो ऐसे ही आपका प्रोटॉन की कमी होती जाती है स्ट्रोमा में, और प्रोटॉन की नंबर बढ़ती जाती है लुमेन में। सो दीज आर द 3 रीजन हाउ ए प्रोटॉन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो अभी देख सकते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रोटॉन कमी है, यानी स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम होता जा रहा है, और लुमेन ऑफ थाइलाकोइड में प्रोटॉन की नंबर ज्यादा होता जा रहा है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Hence, within the chloroplast, protons in the stroma decreases in number, while in lumen there is accumulation of proton, and this creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as a measurable decrease in pH in the lumen. तो आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर pH कम होता जाता है और स्ट्रोमा में pH बढ़ता जाता है। ठीक है, so why we are so interested in the proton gradient? Because this proton gradient is very important to that is once the proton gradient is created, it should be broken down to maintain the equilibrium. Otherwise what will happen? All the proton from the stroma will be taken into the lumen, and inside the lumen pH will be very high and pH will be very low, and it will be acidic, and ultimately the thylakoid will destroy. So once the up to a limit the proton gradient should be created, after which it should be broken down. So this breakdown, during this breakdown of the proton gradient,
some amount of energy is released, and that energy is utilized for the synthesis of ATP. So that's why the proton gradient is very, very important. Now, the proton gradient is broken down due to the movement of protons across the membrane to the stroma through the transmembrane ATP synthesis through chemiosmosis channel of the CF0 of the ATP synthase. CF0 means क्लोरोप्लास्ट का, अब जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताया था ना F0 F1 पार्टिकल, सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट में भी F0 F1 पार्टिकल होता है, इसीलिए इसको CF0 CF1 कहा जाता है। तो CF0 जो होता है ATP synthase, that is the enzyme which consists of two parts. The one part is CF0 which is embedded in the thylakoid membrane and it forms a transmembrane channel. So ATP synthase एक एंजाइम यानी एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक चैनल बनाता है, इसका एक हिस्सा को कहा जाता है CF0 जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है और वहां ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल बनाता है, ओके, जिसके थ्रू प्रोटॉन आपका जो लुमेन था थाइलाकोइड का, लुमेन से बाहर यानी स्ट्रोमा तक आ सकता है। द अदर पोर्शन इज कॉल्ड CF1 एंड इट प्रोट्रूड्स, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. I'll show you the picture and that will be clear to you. The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in the CF1 particle of the ATP synthase, which makes the enzyme synthesize several molecules of energy packed in ATP. तो अभी देखेंगे हम, आप देखो यहाँ पर किस तरह ये है आपका जो थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन है, द होल स्ट्रक्चर इज थाइलाकोइड, ये है थाइलाकोइड का लुमेन. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड हाउ द inside the lumen or in the lumen how the proton gradient is across the membrane, how the proton gradient is created, lumen में किस तरह प्रोटॉन की नंबर ज्यादा हो जाती है और आपका जो स्ट्रोमा में प्रोटॉन की नंबर किस तरह कम हो जाती है. अभी हम पढ़ेंगे ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक कैसे होता है. मैंने जो आपको F0 F1 पार्टिकल के बारे में बताया, ये है वो F0 F1 पार्टिकल. यहां आप देख सकते हैं ये है ATP सिंथेस. दिस इज ए प्रोटीन, ये पूरा पार्ट को कहा जाता है ATP. दिस इज कॉल्ड ATP सिंथेस. दिस कंसिस्ट ऑफ F0 जो कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुआ है और F1 जो कि बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है, आउटर सरफेस पे लोकेटेड है. ठीक है, तो अभी क्या होता है जब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है एक लिमिट तक, इसका पीएच जब एक पर्टिकुलर लेवल तक चला जाता है, उसके बाद ये चैनल के थ्रू प्रोटॉन बाहर आने लगते हैं ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो और प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो जाए. तो अभी ये प्रोटॉन इस चैनल के थ्रू मूव करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे ये प्रोटॉन बाहर की तरफ मूव करते हैं तो इसका जो F1 हेड है, दिस इज द F0 पोर्शन, दिस इलोंगेटेड पोर्शन इज F0 एंड दिस पोर्शन इज F1. ये F1 में कुछ कन्फर्मेशन का चेंज होता है, इसका शेप साइज में चेंज होता है और उस चेंज के वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी को ट्रैप कर लेता है ATP. वो एनर्जी ट्रैप हो जाता है ATP में. कैसे ना, आपका जो स्ट्रोमा में ADP होता है और वो ADP फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है और जितने सारे एनर्जी रिलीज होता है वो फॉस्फेट बॉन्ड में कंजर्व हो जाता है and ATP is produced. So in this way the ATP is produced and this is all about your chemiosmotic hypothesis. So I think it is clear to you what are the three regions that causes proton gradient
and how the proton gradient is broken down. Okay, now this is what is the fate of ATP and its synthesis. I have already told you that it requires a membrane and proton pump and a proton gradient and ATP synthase. These are the requirement for synthesis of ATP, and that energy is used to pump the protons across the membrane to create a gradient or high concentration of proton within the thylakoid lumen. Now, ATP synthase, how it acts as a channel to allow the proton to move back to the stroma, during which energy is released and that energy is trapped in the form of ATP. Now, along with the NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction. ये जो ATP यहाँ से synthesis हुआ उसका क्या होता है? NADPH के साथ साथ ATP, ये दोनों ही एनर्जी का सोर्स होते हैं. किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन के लिए या रिडक्शन के लिए, जो कि डार्क रिएक्शन में होता है. और ये डार्क रिएक्शन में ये जो ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है वो यूटिलाइज होता है और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होता है. तो अभी हमने बच्चों आपको दो बातें बताई कि आपका जो ATP सिंथेसिस होता है कि दो जगह पर होता है सेल में, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है क्लोरोप्लास्ट. लेकिन सबसे ज्यादा ATP प्रोड्यूस होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में. और ATP जो क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस में ही यूटिलाइज हो जाता है. उसके अलावा और कुछ ज्यादा ATP भी यूज हो जाता है. इसीलिए हम उसको नहीं बोल सकते कि एनर्जी का सोर्स है. पावर हाउस हम इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को नहीं बोलते क्योंकि उससे जो ATP रिलीज होता है वो किसी दूसरे काम के लिए, किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन या किसी दूसरे ऑर्गेनेल के लिए यूज नहीं होता, वो अपने खुद के लिए ही यूज कर लेता है. बट हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहते हैं कि ये इतना ATP प्रोड्यूस करता है कि ये सारे जो ऑर्गेनेल्स है, सारे ऑर्गेनेल्स का फंक्शनिंग के लिए और सारे केमिकल रिएक्शन के लिए ATP प्रोवाइड करता है. तब ये दोनों का जो ATP प्रोडक्शन है इसमें डिफरेंस क्या है? अब देखो ये दो पिक्चर आप अच्छी तरह देखो बच्चों. ये है माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर और ये है क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो ATP सिंथेज यानी F1 F0 पार्टिकल कहाँ है? इनर सरफेस में. लेकिन यहाँ थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड का आउटर मेम्ब्रेन में है. ठीक है. अच्छा, दूसरा डिफरेंस है ATP जो प्रोड्यूस हो रहा है किस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन का इनर साइड के तरफ बन रहा है. लेकिन यहाँ थाइलाकॉइड का जो बाहर की तरफ यानी स्ट्रोमा में बन रहा है, स्ट्रोमा में रिलीज हो रहा है ATP. तो ये अच्छी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ATP कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? स्ट्रोमा में. और यहाँ ATP कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, और ये मैट्रिक्स में स्टोर हो रहा है. लेकिन बच्चों ये ध्यान में रहे कि ये क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन में सिंथेसिस नहीं होता, ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन में सिंथेसिस होता है. और एक बात मैंने आपको बताया था कि यहाँ pH का डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट. तो ऑब्वियसली pH इज द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. सो डेफिनेटली जब हाइड्रोजन आयन का नंबर बढ़ेगा या हटेगा तो डेफिनेटली आपका pH भी बढ़ेगा या हटेगा. तो जब लुमेन में pH, जब हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो तब pH कितना कम हो जाता है? कहां तक कम हो जाता है? 5 तक कम हो जाता है. और तब स्ट्रोमा में pH कितना होता है? 7.5 होता है. लेकिन हमको pH कितना चाहिए? वी नीड pH 7. सो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन होना जरूरी है. और ये जो पार्टिकल है ये दोनों में सेम ही है, F1 F0 पार्टिकल. और ये F1 F0 पार्टिकल इज अदरवाइज नोन एज ATP सिंथेज. सो F0
is the part that is this stalk portion which is embedded within the membrane, and the projected part is the rounded part, that is the F1. So now where are the ATP and NADPH used? I have told you children that the oxygen which is released during light reaction are diffused out of the chloroplast, and the ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of carbohydrate. And this is the biosynthetic phase of the photosynthesis, that is your synthesis of carbohydrate. So that we will discuss in our next session, that is the dark reaction, where the ATP and NADPH released from light reaction are utilized for reducing the carbon dioxide to produce carbohydrate. So I think the chemiosmotic hypothesis is clear to you, and how it is helpful in producing the ATP is also clear to you. It is known as hypothesis because there is no experimental proof about this process or the synthesis of ATP. This is just that is the assumption. So it is known as hypothesis. So children, very important, the three regions are very important, how the proton gradient is created and what is the importance of proton gradient and how the proton gradient is broken down and what is the ATP synthase and how it functions. So these are the important questions that may come from this, and as a whole chemiosmotic hypothesis itself is a 5-mark question. So in our next session we will be discussing dark reaction, where the ATP and NADPH released from the light reaction are utilized. So till then, thank you children. Thank you very much for watching this video till end.